हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट इनसाइट्स के इस एपिसोड में आज हमारे मेहमान हैं सैयद कासिम रसूल इलियास, जो कि स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और माइनॉरिटी इश्यूज पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। आज हम इनसे वक्फ कैंपेन और वक्फ से जुड़े कुछ जटिल सवालों पर और कुछ लीगल चैलेंजेस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट इंसाइट्स के इस खास एपिसोड में आपका वेलकम है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो अब एक्ट बन गया है, उसके खिलाफ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो नेशनल कैंपेन लॉन्च किया था, उसका इम्पैक्ट आप सोशली, पॉलिटिकली और लीगली किस तरीके से देखते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट रहा, सोशल, पॉलिटिकल और लीगल? देखिए, असल में हमारे जब हमने कैंपेन शुरू की थी तो हमारे सामने तीन मकासद थे। पहली बात तो ये थी कि मुसलमानों को एजुकेट करना था, इसलिए कि मुसलमान बड़े पैमाने पर ये वक्त तरमीमी बिल पे हुकूमत गुमराह करने की कोशिश कर रही थी मुसलसल, कि हमने मुसलमानों के फायदे के लिए लाया है, मुस्लिम खवातीन को स्पेस दिया है, पसमानदा तबकात को स्पेस दिया है, गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। तो हमें मुसलमानों को एजुकेट करना था कि ये बिल बुनियादी तौर पे वक्फ की जायदादों को हड़प करने के लिए लाया गया है। और ये जो है, ये कानून के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वक्फ का कोई फायदा होगा। और इसके जो नुकसानात है, इसके जो मुजर्रात है, वो हमको लोगों को बताना था। और हम समझते हैं कि बड़ी हद तक हम इसमें कामयाब हुए, कि बाई एंड लार्ज अब मुसलमानों के अंदर कोई इबाम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो समझ गए हैं कि ये वक्फ का बिल जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज को खत्म करने के लिए लाया गया है। दूसरी बात हमको ये थी कि यहाँ की गैर मुस्लिम आबादी को भी हुकूमत ने बहुत ज्यादा गुमराह किया था, और उनसे ये कहा कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। और वक्फ ने बहुत सारे लोगों की जायदादों को हड़प किया है, सरकारी जायदादों को हड़प किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सिविल सोसाइटी के लोगों को बाय एंड लार्ज कन्विंस करने में हम कामयाब हुए हैं। इस वक्फ की इस मुहिम के जरिए से हमने कई बड़े बड़े शहरों में राउंड टेबल मीटिंग की, जिसमें दीगर माइनॉरिटीज के लोगों को, अकलियतों को और आदिवासियों को, ओबीसीज को, इंटेलेक्चुअल तबके को उसमें उसको साथ लेकर हमने ये बताने की कोशिश की कि ये बिल किस तरह से एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है। ये तफसील से हमने लोगों को बताया, और बड़ी हद तक के वो सब बाय एंड लार्ज एजुकेट हो गए हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं। तीसरा हमारा एस्पेक्ट ये था कि जब भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में होता है तो सोसाइटी के अंदर जो अपहीवल होता है, सुप्रीम कोर्ट उससे मुतासर होता है। यानी जुडिशरी का मामला ये है कि जुडिशरी में अगर बिल्कुल खामोश होता और लोग समझते हैं कि भाई मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है बिल को, तो ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, उसका ये इम्पैक्ट तो जुडिशरी पे गया है कि इस बिल ने मुसलमानों को बाय एंड लार्ज डिस्टर्ब कर दिया। पूरी कम्युनिटी इस वक्त में अनईजी फील कर रही है। वो जो है इस मामले में बहुत ज्यादा मुतासर है, बहुत ज्यादा परेशान है, और ये महसूस कर रही है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर में हमला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी को भी हम यानी वो तो अब अंदाजा होगा जब फैसला आएगा, लेकिन हम समझते हैं कि जुडिशरी में भी अब ये बात तो चली गई है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने बाय एंड लार्ज, क्योंकि हुकूमत ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मुस्लिम कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ उनको हाशिया बरदार टाइप के कुछ लोग मिल गए थे, उनको लेके खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जो मैसेज गया है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, उससे जुडिशरी को भी ये अंदाजा तो हो गया है कि मुसलमानों के अंदर बेइत्मीनानी है। चौथी बात यह है कि हमने बड़े पैमाने पर ईमेल भेजे हैं। यानी पहले तो जेपीसी को भेजा था, लेकिन अब हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पर मेमोरेंडम भेजे हैं पूरे मुल्क से। तो हुकूमत के ऐवानों में भी हलचल तो है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत जबरदस्त रेस्टलेसनेस पाई जाती है। तो इस हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो मुहिम है, अभी गो के ये पहला फेज कंप्लीट हुआ है, दूसरा फेज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले फेज का असेसमेंट हमारा ये है कि हमने बड़ी हद तक के मुस्लिम कम्युनिटी को बाय एंड लार्ज कन्विंस कर दिया है। और गैर मुस्लिमों की जो सिविल सोसाइटी है, जो दूसरी दूसरी माइनॉरिटीज है, हमने उनको भी साथ में ले लिया है। यानी कि सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, और इवन ट्राइबल्स हैं। दे आर ऑल दे आर विद अस। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस पहलू से भी कामयाब रहे। जी। अगर पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बिहार के मुसलमानों ने खास तौर पे जेडीयू
से किनारा किया है, बल्कि यहाँ तक भी देखा गया था कि उनके इफ्तार पार्टीज को भी उन्होंने बायकॉट किया था। तो क्या आपको लगता है कि इसका आने वाले असेंबली इलेक्शन में किसी तरह का इम्पैक्ट हो सकता है? और क्या आप ये भी कहना चाहेंगे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार में जो इस वक्त इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हो रहा है उस इम्पैक्ट को खत्म कर देगा, बल्कि उससे ज्यादा कहीं और नुकसान होने की उम्मीद है? देखिए, असल में पॉलिटिकल इम्पैक्ट को दो तरह से देखने की कोशिश कीजिए आप। पहली बात तो यह है कि जब ये जो जेपीसी बनाई थी हुकूमत ने, हमने जेपीसी के सामने, यानी जेपीसी की जो 31 मेंबर कमेटी थी, हमने ये कोशिश की कि जेपीसी सामने मुसलमानों का मौके बहुत तफसील से और बहुत वाजे और बहुत मुदल्लल अंदाज में आ जाए। जी। तो हमने न सिर्फ ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, बल्कि तमाम ही मुस्लिम तंजीमों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, जी। दिल्ली में भी, और जहां जहां जेपीसी गई वहां पे मुसलमान गए, और उन्होंने वो इसको एक्सपोज किया कि सब ये बिल जो है वो हमारे खिलाफ लाया गया है, वक्फ की प्रॉपर्टी के खिलाफ है, इसका कोई फायदा नहीं। जब जेपीसी ने ईमेल मांगे, तो हमने फौरन मुसलमानों को ये मैसेज कम्युनिकेट किया कि बड़े पैमाने पर ईमेल भेजे जाएं। हमने क्यूआर कोड भी बनाकर उनको दिया। तो जी। तकरीबन जो मसल्ला बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों कोशों से 5 करोड़ ईमेल गए हैं जेपीसी के पास में। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहला वाकया है कि किसी मरकजी लेजिस्लेशन के ऊपर में इतनी बड़े तादाद के अंदर ईमेल पहुंचे हो। पहले 30,000, 20,000, 40,000, इससे ज्यादा नहीं जाते थे। 5 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है, यानी आप कह सकते हैं कि 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। यानी अगर आप ये बालिग पॉपुलेशन लेंगे, यानी अबव 18 वाली, तो वो तो 50% लोगों ने दे दिया। तो ये भी एक ये था कि मुसलमानों ने दिए। तीसरी बात ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुई है इसके ऊपर में, उसको भी आप देखेंगे, पूरी पार्लियामेंट बाइफर्केटेड, यानी दो हिस्सों में बढ़ गई थी कंप्लीटली। और पूरा अपोजिशन हमारे साथ खड़ा हुआ था, और बीजेपी और उसके अलाइज के अलावा उनके साथ में और कोई नहीं खड़ा था। तो ये और बात है कि उनके पास नंबर था, उन्होंने पास करा लिया। लेकिन पार्लियामेंट के डिबेट को भी अगर आप देखेंगे तो वो डिबेट वाज कंप्लीटली इन आवर फेवर। हुकूमत तो सिर्फ गालियां दे रही थी, धौंस और धांधली की बातें कर रही थी, लेकिन उसके जो अपोजिशन ने जो दलाइल दिए हैं, बहुत तफसील से दलाइल दिए हैं। रात के 2:30 बजे वोटिंग होती है। तो ये भी हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज गया है कि इंटायर अपोजिशन इज विद अस एंड रूलिंग अलायंस इज ऑन द अदर साइड। रहा मसला इस बात का कि हमने उससे पहले जो बीजेपी के अलाइज हैं, जैसा टीडीपी है और जेडीयू है, हमने ये कोशिश की थी कि पटना में और आपके विजयवाड़ा के अंदर भी धरने हों। ये दोनों जगह हमने धरने दिए, मुलाकातें भी की, हमने कम्युनिकेट भी किया उनको मैसेज। लेकिन जाहिर है कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, तो वो उनके साथ खड़े थे। लेकिन अब जो बिहार में जो कई दिनों से कोशिश चल रही थी, और उसके बाद अभी जो 29 तारीख को बहुत बड़ा जलसा हुआ है गांधी मैदान में, उसने बहरहाल एक मैसेज कम्युनिकेट किया है जेडीयू को भी और बीजेपी को भी कि भाई मुसलमान बाय एंड लार्ज जेडीयू के साथ जाने वाले नहीं है इस इलेक्शन में। और अब मसला ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वोटर का जो वो करवाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाया जा रहा है लोगों से, ये भी उसी बेचैनी और बेइत्मीनानी की वजह है कि उनको ये लग रहा है कि अगर हमने कोई और रास्ता इख्तियार नहीं किया, चोर दरवाजे नहीं तलाश किए, तो हम ये इलेक्शन लूज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, उसके ऊपर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी वो दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये आधार को भी शामिल कीजिए, फला को भी शामिल कीजिए। और उसके बाद जो मीडिया ने जिस तरह एक्सपोज किया है कि जिस तरह से धांधली के जरिए से ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बाद में जाके उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सब चीजें भी बहरहाल यानी बीजेपी के अंदर हलचल, बेतनानी और इलेक्शन को लेकर ये अंदेशा कि कहीं हम वी मे लूज और वी मे बी रिजेक्टेड। तो इस वजह से हो सकता है कि ये सब हो रहा है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बाय एंड लार्ज हमने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है। और सिर्फ ये बात नहीं है कि मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं, बल्कि जो दूसरे तबकात के लोग हैं, यानी ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो सब भी हमारे साथ खड़े हैं, सिविल सोसाइटी हमारे साथ खड़ी है। वापस वक्त पर आते हैं। क्या बाबरी मस्जिद केस में एक बार धोखा खाने के बाद आपको अब भी वक्त के मामले में जुडिशरी पर भरोसा है? अगर है तो क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं?
देखिए ये बात सही है आपको कि बाबरी मस्जिद है नहीं, ऐसे कई ऐसे फैसले हैं जुडिशरी के जो जुडिशरी की यानी उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं इम्पार्शलिटी के ऊपर में। तो लेकिन हमारा मानना ये है कि ये इस वक्त का केस थोड़ा सा अलग है। अलग इस माना में है कि हमने इसको जिस ग्राउंड पे चैलेंज किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ग्राउंड है, और हमने साबित किया है कि कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। किस तरह से ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, 26 के खिलाफ है, 29 के खिलाफ है, 30 के खिलाफ है, आर्टिकल 300 के खिलाफ है। ये हमने बहुत ही मुदल्लल तरीके से अपनी बहस में वो किया है। और ये केस हिंदू वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान में नहीं है, ये केस बुनियादी तौर पे मुस्लिम वर्सेस गवर्नमेंट है और बीजेपी है, बल्कि आप कहिए तो ये जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन बनाया है, हमारा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि कोई भी लेजिस्लेशन या कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट से टकराता है, कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है, तो बहरहाल उसको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करना चाहिए। और ये बात जुडिशरी ने अपने कई फैसले में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने वो एक वो इम्पोर्टेंट पिलर के तौर पर खड़ा रहेगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करेंगे। खुद गवाही साहब ने भी कई बार अपने भाषणों में कहा है। तो हम ये तवक्को रखते हैं कि जुडिशरी जो है इस मामले में इंसाफ करेगी। अब वल्लाह वालम बिस्वाब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारा मानना यह है कि ये केस बाबरी से थोड़ा सा डिफरेंस है। वो एक मसला हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम की शक्ल में बन गया था, दो सोसाइटी एक बल कन्फ्रंटेशन पोजीशन पे आ गई थी। तो उस वक्त में लिपापोती करके जो कुछ फैसला दिया गया वो हमारे सामने है, पूरे ऑब्जर्वेशन हमारे फेवर में है, फैसला हमारे खिलाफ है। लेकिन वो सिचुएशन बिल्कुल दूसरी है, ये सिचुएशन बिल्कुल दूसरी है। और हम तो इस वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन को ही बुनियाद बनाकर गए हैं अदालत के अंदर। हमारा मानना यह है कि अदालत को बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करना चाहिए, अदालत को कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी रखने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी। अगर मान लीजिए कि वक्त पर फैसला उम्मीद के हिसाब से नहीं आता है, तो क्या इसको कहा जा सकता है कि माइनॉरिटी राइट्स के वजूद के सवालिया निशान लग सकता है माइनॉरिटी राइट्स के वजूद पर? क्योंकि बहुत देखिए अगर सारे लोग खुदा कह ना रहे हैं खास्ता कि अगर अगर मान सुप्रीम लीजिए, कोर्ट, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए फैसला जो है वो उल्टा आता है, तो जो ये आर्टिकल्स हैं माइनॉरिटी राइट्स के, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। मसला सिर्फ माइनॉरिटी राइट का नहीं है। आर्टिकल 14, 25, 26 माइनॉरिटी राइट तो नहीं है, फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी राइट नहीं है। आर्टिकल 29, 30 माइनॉरिटी राइट्स है, लेकिन बाकी तो माइनॉरिटी राइट्स नहीं है ना। वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दे दिया जो हमारे खिलाफ होता है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की ऑथेंटिसिटी के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट की इम्पार्शियलिटी पे बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि शायद इतना बड़ा रिस्क सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा। और बिलफर्ज अगर खुदा न खास्ता ये फैसला हमारे खिलाफ आता है, तो बहरहाल हम फिर पॉलिटिकल तहरीक चलाएंगे इस मुल्क में। देखिए अल्टीमेट तो पब्लिक है ना, अल्टीमेट तो अवाम है। अवाम के जरिए से हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे और बिल आखिर ये हुकूमत नहीं तो अगली वाली हुकूमत से हम इसको वापस दिलवाएंगे पूरे पूरा कानून। देखिए आप एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को, 20 करोड़ की आबादी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसके राइट्स को खत्म नहीं कर सकते। आप देखते हैं हमारे यहाँ किसानों के 3 फार्म लॉज बनाए बनाए गए थे, किसानों को ये समझाया गया था तुम्हारे फायदे मिला है, लेकिन 1 साल तक किसानों ने दिल्ली की बॉर्डर पर धरना दिया, 700 लोग मारे गए, बिल आखिर हुकूमत को मंजूर वापस लेना पड़ा। तो हमारा मानना यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी इतनी कमजोर नहीं है कि वो बैठ जाए, थक जाए, सरेंडर कर दे, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आ जाए तो हम खामोश के बैठ जाएं। ऐसा नहीं होने वाला है इंशाल्लाह। जी। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कुछ लोग ये मानते हैं कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ इस्लाम को जो है जानबूझकर लाया गया, और इस सवाल को जो है वो बाबरी मस्जिद के वक्त भी लाया गया था, तो इसको जानबूझ के कमजोर करने की कोशिश की गई है। इस पर आपका क्या कहना है, और आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस इत्मीनान बख्श हो पाया है? देखिए इसेंशियल सर्विसेज वाली जो बात है, इसेंशियल फीचर की या इसेंशियल वो जो है किसी भी कम्युनिटी के इसेंशियल वो हैं, ये बात पहली बार बाबरी मस्जिद वाले इशू में उठी थी। उसके बाद साबरी माला वाले केस में उठी थी। तो उसको साबरी माला केस को फैसला आने के बाद भी उसको चैलेंज किया गया, इसेंशियल सर्विसेज को। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है वो मुकदमा, हमने भी उसमें पार्टी बने हैं
और हम पार्टी इसलिए बने हैं कि हम इसेंशियल सर्विस वाले इशू को उठाना चाहते हैं दोबारा, जो बागी मसले में उठा था। इसलिए कि देखिए, बुनियादी बात यह है कि कोई भी चीज किसी मजहब में इसेंशियल है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला जुडिशरी कैसे कर सकती है? इसका फैसला तो मुस्लिम स्कॉलर करेंगे ना। वो कुरान सुन्नत की रोशनी बताएंगे कि हमारे लिए एसेंशियल है, ये हमारे लिए एसेंशियल नहीं है। तो ये कोर्ट कोई वो नहीं बन सकता है, मुफ्ती नहीं बन सकता है। कोर्ट कोई ऐसी रूलिंग दे सकता है कि जो कुरान सुन्नत के खिलाफ हो। जहां तक वक्फ का ताल्लुक है, वक्फ के बारे में तो ये आज से बात नहीं है, यानी 1400-1500 साल से वक्फ का सिलसिला चला आ रहा है। कुरान से इसको हासिल है, सपोर्ट हासिल है, हदीस से सपोर्ट हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वक्फ किया है, उसके बाद खुलफा राशिदीन ने वक्फ किया है, उसके बाद फिर मुसलमान पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने 15 साल के अंदर बेशुमार चीजें वक्फ की हैं। तो ये तो एक इस्लाम का एक बुनियादी फीचर है। कुरान के अंदर भी जिक्र है इसका, हदीस में भी जिक्र है। तो इसलिए इसको इसको ये कहना कि सिविल सर्विस नहीं है, ये तो बहुत बड़ी यानी वो हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। और हमें उम्मीद है, पहली बात तो ये कि इसेंशियल सर्विस के इसकी इस मसले को कोर्ट की कोई वो नहीं है कि वो ये तय करे किस मजहब में क्या चीज इसेंशियल है। ये तो उस मजहब के स्कॉलर ही बताएंगे कि उनके मजहब में क्या चीज इसेंशियल है, क्या चीज इसेंशियल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो बहस की गई है या पिटिशनर्स के तरफ से जो बात रखी गई है, उस पे क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इत्मीनान है कि बात जो रखनी थी वो सही से रखी जा चुकी है? अब अदालत के ऊपर छोड़ दिया जाए, जो वो फैसला करें उसको मान लिया जाएगा। देखिए, असल में अभी जो बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई है, वो इंटरिम रिलीफ के लिए हुई है। जी। इसके बाद इंटरिम रिलीफ पे जो भी फैसला आएगा, उसके बाद ये लार्जर बेंच को चला जाएगा और असल बहस पूरे कानून पे लार्जर बेंच पे होगी। तो अभी जो फैसला आ रहा है वो इंटरिम जजमेंट होगा, वो इंटरिम रिलीफ तक महदूद होगा। हमारा मानना ये है कि दो दो तीन चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। एक चीज तो ये हो सकती है कि जो इंटरिम रिलीफ पहले मिला हुआ है तीन चीजों के अंदर, वो बाकी रह जाए, या उसमें कुछ चीजों का इजाफा हो जाए, या फिर कोई इंटरिम रिलीफ ना मिले। तो ये इम्कान तो बहुत दूर है कि कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगा। इंटरिम रिलीफ तो मिलना है इंशाल्लाह। अब हमारा मानना यह कि इंटरिम रिलीफ या तो ये होगा कि जो इंटरिम रिलीफ पहले मिला हुआ था तीन मामलात में, यानी वक्फ बाय यूजर के इशू पर, वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नॉमिनेशन के इशू के ऊपर, और सरकार के जो दावे हैं उसके इशू के ऊपर में। लेकिन अगर उसमें कोई या तो वो बाकी रहेगा या उसमें कुछ चीजों का और इजाफा हो जाए। यानी ये कि ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वाला इशू है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इशू है, कबायलियों का वो ना करना, उन पे पाबंदी लगा देना कि वो लोग वक्फ नहीं कर सकते, वो इशू है। या फिर ये कि ये जो वक्फ सॉरी ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन वाला इशू है, ये 4-5 इश्यूज का और इजाफा हम समझते हैं कि इसमें होने का इम्कान है। फाइनली ये जो जजमेंट आएगा, ये जजमेंट इंटरिम रिलीफ से मुताल्लिक होगा। इसके बाद ये लार्जर बेंच को जाएगा, लार्जर बेंच के अंदर बहस चलेगी। जी, फाइनली आपसे फिर एक बार जानना चाहेंगे कि अगर फैसला आपके हक में नहीं आया तो मतलब इसके बाद भी जो अगर मान लीजिए लार्जर बेंच में भी जाता है और फैसला आपके हक में नहीं आता है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, अगला राइट ऑफ एक्शन तो बहरहाल हम लोग बैठ के डिस्कस करके तय करेंगे। लेकिन इसमें बात तय है कि हम एक बड़ी लार्जर मूवमेंट चलाएंगे इस मुल्क में। और लार्जर मूवमेंट वो अकेले मुसलमान नहीं चलाएंगे कम्युनिटी, बल्कि पूरी देखिए, वक्फ का इशू से एक इंडिकेशन ये भी दिया है गवर्नमेंट ने कि देखिए, मुसलमानों के साथ ये डिस्क्रिमिनेटरी है कि भाई, और जो हिंदू वक्फ हैं, क्रिश्चियन वक्फ है और सिख वक्फ हैं, उनको भी सिमिलर प्रोटेक्शन हासिल है जो वक्फ को हासिल थे। तो अगर उन्होंने वक्फ पे हाथ डाला है तो अगला हाथ वो गुरुद्वारा पर डाल सकते हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे डाल सकते हैं, उसके बाद क्रिश्चियन की चर्चिज पर डाल सकते हैं, उसके बाद जो हिंदुओं पे भी हाथ डाला जा सकता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, वो उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हम पहला हाथ तो हम पे डाला जा सकता है, यानी हम पहले, हम हमारा हमारा शिकार पहले किया जाएगा, लेकिन कोई बचने वाला नहीं है फिर। तो हम पूरी तमाम लोगों को साथ लेकर इस मुल्क में एक बड़ी तहरीक चलाएंगे, और उस वक्त तक चलाएंगे जब तक कि ये पूरा फैसला वापस नहीं आता। On that note, let us hope that the justice is delivered in work case and constitutional rights of minorities are safeguarded and protected.
Thanks, sir, for sharing your perspective. We'll be back next week with another expert. Thanks for watching. Take care. Keep your environment clean. Goodbye. Thank you.